तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। चलिए बच्चों, आज की कहानी पर चलते हैं जिसका शीर्षक है मोटर ड्राइविंग स्कूल। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है लोगों का माइंडसेट बदलने की। हाँ, बस ऐसे ही धीरे धीरे चलाओ। अरे सामने देखो, गाड़ी चलाना लड़कियों के बस की बात नहीं है। नो शेम, मैं तो ऐसा कभी ना करूं। सड़कें लड़कियों के लिए सेफ नहीं होती। तुम नहीं चलाओगी। फरहान का एक्सीडेंट हो गया है। अगर फातिमा तुम्हें समय पर नहीं लाती तो बहुत ब्लड लॉस हो जाता। चलो, तुम्हें लाइसेंस दिलवाते हैं। और इसके बाद फातिमा अनस्टॉपेबल थी। मैं ऑल विमेन ड्राइविंग स्कूल खोलूंगी और सारी लड़कियों को एम्पावर करूंगी। और ऐसे फातिमा ने बिहार की हर लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स की एक्टिविटी 4 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। ड्राइविंग टीचर से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, जाने उनका जीवन कैसा होता है, उन्हें कौन कौन सी गाड़ियाँ चलानी आती है इत्यादि। नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूले। दूसरा दिन, मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाइए, वहाँ के प्रबंधकों से बात करें, पता लगाइए वहाँ का काम, विपणन नीति इत्यादि। तीसरा दिन, आप अपने समूह के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहाँ जाइए। आप महिलाओं से मिले और उनसे पूछें कि क्या वो ड्राइविंग सीखने के इच्छुक हैं, क्या वो ड्राइविंग स्कूल जाना चाहेंगी, क्या महिला ड्राइवर होनी चाहिए इत्यादि। चौथा दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं का पाठ 4। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है, पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसे जानने के लिए कुछ प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुणे में 5 की पावर m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणेतर पूर्णांक है। यानी x अगर कोई एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही
q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का होगा तथा n और m यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक होगा। ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है यानी कि धनात्मक होंगे। उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 0.375 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको 375 बटे में 1000 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद। अब हम यहाँ पर 1000 यानी कि जो इसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3। अब हम 5 की पावर 3 से 375 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कटता है। तो ये आ जाएगा 3 बटे में 2 की पावर 3 जो कि बराबर आएगा 3 बटे में 8। तो आप पिछले प्रमेय को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। x बराबर में 0.375 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 3 बटे 8 यानी p बटे q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसका p/q फॉर्म जो है वहां पर q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.6। मान लीजिए x बराबर p बटे q है जहां p और q सह अभाज्य है। एक इस प्रकार की परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर है 13 बटे में 250। अब हम इस 250 यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 13 बटे में 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का q यानी कि 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये शांत है या नहीं। अब हम इसमें 5 की पावर 3 है तो दोनों की पावर यानी 2 की पावर भी 3 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 2 की पावर 2 से अंश तथा हर दोनों को गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें 13 गुने में 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3 मिल गया है। यहाँ हमें यही करना होता है कि हमें नीचे 2 तथा 5 दोनों की पावर को बराबर करना होता है। अब हम इसको कंबाइन करें तो ये आएगा 13 गुने में 4 बटे में 10 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 52 बटे में 10 की पावर 3, जो आएगा 0.052, जो कि शांत है। तो ये शांत क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। जब ये 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा फिर क्या? प्रमेय 1.7। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है। यह संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां पर n m ऋणेतर पूर्णांक है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी सरल रूप में कहे तो किसी परिमेय संख्या का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का अगर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा, अन्यथा शांत होगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं।
मान लेते हैं x बराबर 64/455 एक परिमेय संख्या है। अब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 64/5 गुने में 7 गुने में 13, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने में 7 गुने में 13। क्योंकि 5 गुने में 7 गुने में 13 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रम, जिसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है तो ये शांत है। अगर ये 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो ये अशांत आवर्ती है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने भारत की मुख्य फसलों में चावल और गेहूं के बारे में जानते हुए मोटे अनाजों की भी चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानते हुए बागवानी फसलें और अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही रेशेदार फसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फसलों की। दोस्तों, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का स्रोत है। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। हालांकि दालों के उत्पादन में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पाई जिस हिसाब से अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। वस्तुतः कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत कम है। दोस्तों, भारत में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। दालों का उत्पादन बढ़ने तथा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। दालों के बाद बात करते हैं गन्ने की। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है। इससे मीठा रस निकाला जाता है। इससे गुड़ और चीनी भी निकाली जाती है। यह 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में बोया जाता है। इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं। गन्ने के बाद बात करते हैं मूंगफली की। यह एक खरीफ की फसल है। मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। गुजरात इसके उत्पादन में भारत में पहला राज्य है। अब बात करते हैं चाय की। यह एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र की घाटी में 1840 में आरंभ किया था।
इसके लिए 25 से 30 डिग्री तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। इसके लिए जमीन भी ढलवा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। चाय की तरह कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, भारत में लगभग सभी कॉफ़ी दक्षिण में उगाई जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ भारत की 70% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों, कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं: अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत में यह सबसे पहले यमन से लाया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बागवानी फसलों की। जलवायु की विविधता के कारण भारत में अनेक किस्म की बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल पौधे और मसाले प्रमुख हैं। दोस्तों, आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार आम के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। के अलावा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केले की कृषि की जाती है। बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च और नारियल भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलों में सबसे प्रमुख फसल है रबर। भारत में इसकी बागानी कृषि 1880 में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेशेदार फसलों की। भारतीय रेशेदार फसलों में प्रमुख है कपास। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। इसे कम से कम 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, तेज और चमकीली धूप कपास को बढ़ने में सहायक होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। कपास के बाद दूसरी रेशेदार फसल है जूट। यह भारत की एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। दोस्तों, बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके लिए चिका युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। पारंपरिक रूप से जूट द्वारा रस्सी, चट तथा बोरे इत्यादि बनाए जाते थे, जिनकी देश विदेशों में काफ़ी मांग है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारतीय महत्वपूर्ण फसलों के साथ साथ बागवानी फसलें, अखाद्य फसलें और रेशेदार फसलों की जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, हमारे भोजन में दाल किसका स्रोत है? स्वाद, प्रोटीन, नमक, उपरोक्त सभी। विश्व में मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय उत्पादन में कितनी वर्षा आवश्यक होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर, 350 से 400 सेंटीमीटर। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है? महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। इनके सही उत्तर हैं कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर है 970-951-9929 और दूसरा नंबर है 9025592475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, biharunnyan@gmail.com, biharunnyan@gmail.com, biharunnyan@gmail.com। तो बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में
जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे। और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।